नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। सुमित्रा अपने 3 साल की बेटी के साथ बड़ी खुश थी, लेकिन सुमित्रा अपनी बेटी की अकेली माँ थी क्योंकि उसके पति की मृत्यु उसके बेटी के जन्म के ठीक 1 महीने पहले ही हो गई थी। उस समय सुमित्रा अपने आप को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख और दर्द को झेल के वो अपने परिवार के साथ उसका वैसा भी कोई नहीं था जो उसका आर्थिक संबल भी बन पड़े। उस समय सुमित्रा ने आर्थिक रूप से खुद को संभालने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। सुमित्रा की अचानक लेकिन तबीयत खराब होने लगी और उस समय सुमित्रा की एकमात्र सहेली थी राधिका। राधिका का बेटा करीब उस समय 10 बरस का हो चुका था। सुमित्रा की तबीयत खराब होते जा रही थी और डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि सुमित्रा को एक असाध्य बीमारी हो गई है और उसका इलाज असंभव है। यह कहने को हो गया कि अब उसके जीवन के करीब 6 ही महीने भी बचे थे। सुमित्रा अपनी बेटी के लिए लगातार चिंतित रहने लगी। राधिका को वो अस्पताल में दिखाने गई थी, साथ में और राधिका का बेटा जो 10 साल का था उस समय भी वो साथ में ही था। राधिका उनके साथ गई। सुमित्रा जो करीब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुकी थी, उसने अपनी सहेली से वादा लिया कि उसकी बेटी का वो ख्याल रखेगी। राधिका ने भी वादा किया कि जीवन भर वो सुमित्रा की बेटी का ख्याल रखेगी और राधिका ने वादा किए अनुसार कि वो अपने बच्चे का भी विवाह, अपने बेटे यानी राहुल का विवाह भी उसकी बच्ची से करवा देगी। और राहुल और सुमन उस समय बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, इस समय निर्णय को समझने लायक बुद्धिमान भी नहीं थे। पर सुमित्रा के वादा करने के कारण राधिका इस वादे को हर हालत में निभाना चाहती थी और सुमित्रा उसके बच्चे का पालन पोषण राधिका के जाने के बाद उसने एक अलग जगह पे करवाया, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि बचपन से ही उनके बच्चों के मन में इस तरह का सवाल घूमते रहे कि बचपन से ही उनकी शादी तय हो चुकी है। अब राधिका सुमित्रा की बेटी का पालन पोषण एक हॉस्टल जैसी जगह पे ही करवा रही थी, जहाँ वो उसकी देखभाल भी करवाती थी और खुद भी 1 हफ्ते पे मिलने जाया करती थी। पर उनकी बेटी अकेली नहीं थी सुमित्रा की, पर अकेलापन तो उसे महसूस होता था। लेकिन इस समय वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होने के साथ बहुत सारे गुणों को भी अपने अंदर विकसित कर लिया था। सुमित्रा के जाने के बाद राधिका उसका ख्याल तो रखती थी, पर उस बच्ची को कहीं ना कहीं अपनी माँ की कमी जरूर महसूस होती थी। समय बीतता गया और इसी तरह से सुमित्रा की बेटी जो है सुमन, वो करीब 18 साल की हो गई। सुमन के 18 साल के होने के ठीक बाद ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में ही सुमन का विवाह राहुल से राधिका ने करवा दिया। राहुल की पत्नी बनकर सुमित्रा के बेटी यानी सुमन घर में आ गई और शुरू में राहुल तो इस बात से इनकार करते रहा, क्योंकि सुमन देखने में ही बहुत साधारण लड़की थी, वो उसे अपनाना नहीं चाहता था। लेकिन आधुनिक लड़कियों जैसे ना तो उसे मेकअप करना आता था, ना ही आधुनिक वस्त्र पहनने आते थे। वो बिल्कुल ही साधारण जीवन जीती थी। लेकिन समय के साथ राहुल उसके साथ समय बिताने लगा और सुमन से उसे प्यार होने लगा। बहुत ज़्यादा वो आकर्षित भी होने लगा। सुमन राहुल के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और राहुल की इस समय पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही थी। सुमन की भी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। राहुल और सुमन की इस बीच में एक बच्ची भी हो जाती है। क्योंकि उनका जीवन थोड़ा साधारण हो चुका था, इसलिए राधिका जी भी खुश थी और पोती को पाकर तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने पोती की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। राहुल और सुमन की ज़िंदगी साधारण सी चल रही थी। इसी बीच राहुल की जॉब लग जाती है। वैसे तो राधिका जी घर के सारे खर्चे उठा ही रही थी, पर राहुल के जॉब लगने से वो बहुत खुश होती हैं और 2 महीने के लिए वो उसे बाहर भी जाना था जॉब की ट्रेनिंग के लिए। जो ऑफिस की जो बॉस थी वो उससे राहुल कुछ ज़्यादा ही प्रभावित रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं बॉस भी इस बात को समझती थी कि राहुल उनकी तरफ आकर्षित है, क्योंकि बॉस की जो महिला थी उनका बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था। राहुल के जो बॉस थे उनके पास पैसे तो बहुत थे, पर उनके पास कोई नहीं था, तो वो था लाइफ पार्टनर, क्योंकि उनकी लाइफ पार्टनर की शायद बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, ऐसा उन्होंने राहुल से कहा था और वो बिल्कुल ही अकेले रहती थी। मोनिका जो उनकी बॉस का नाम था वही राहुल की बॉस थी। राहुल धीरे धीरे उन्हें पसंद करने लगा था और राहुल को भी वो पसंद करने लगी। लेकिन राहुल की ओर अपने ओर देखना, राहुल की इस तरह की हरकत उसे बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप में आकर्षित करती और एक दिन उन्होंने कह दिया, क्या राहुल तुम मेरे जीवन में आना चाहोगे? राहुल इस बात के लिए तैयार तो नहीं था, पर पता नहीं क्या मोनिका के अंदर जो भी आकर्षण था वो उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता था। खैर राहुल ने उनके दोस्त के रूप में स्वीकार करना उचित लगा राहुल को और इस तरह से राहुल उनके साथ समय बिताने लगा। अक्सर मोनिका कुछ ना कुछ मीठी चीज़ें और घर से बनाई हुई चीज़ें अपने लिए और लाती थी, तो राहुल को भी साथ में कहती कि अक्सर उनके साथ ही टिफ़िन करे और वो राहुल को देने लगती।
राहुल उनकी बातें मानता था और उनकी चीज़ों पे भरोसा भी करता था, और वो खाने पीने की चीज़ कई बार टिफ़िन के रूप में लाती और अक्सर कहती कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है, और राहुल को टेस्ट करने के लिए वो दे देती। अक्सर राहुल इस बात को महसूस करता था कि वो उसके लिए ही स्पेशली कुछ बना के लाती हैं, पर वो खुद नहीं खाती हैं। पर कभी मीठी पूड़ी ले आती, कभी हलवे ले आती, कभी पैनकेक, कभी गाजर का हलवा, कभी सूजी का हलवा। इस तरह के मीठे पकवान अक्सर वो राहुल को जो पसंद थे वो उन्हें लेके आती और राहुल को ऑफ़र करती, और कहती, जब राहुल कहता कि आप भी इसे खाइए तो वो कहता मेरा डाइटिंग ख़राब हो जाएगी, मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, मैंने घर पे भी थोड़ा सा खा लिया था, अब मैं बाहर भी खाऊंगी तो बेवजह ही मोटी हो जाऊंगी। ऐसा कहने पर राहुल ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, आपके बनाए पकवान बहुत ही अच्छे होते हैं। उनकी तारीफ़ करते हुए उसे खा रहा था। लेकिन अक्सर राहुल जब घर आता तो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ रहता और सुमन से भी ज़्यादा देर बात नहीं कर पाता, सुमन के साथ ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करता। सुमन के लिए भी इतना ही काफ़ी था कि वो उसके साथ व्यतीत कर रहा है, क्योंकि सुमन का भी तो बच्चा काफ़ी छोटा था, इसलिए इस बात पे उसने ध्यान भी नहीं दिया कि राहुल उसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ भी होता था तो वो तुरंत में नींद में पड़ जाती। वैसे भी दिन भर की थकी सुमन को इस बात का एहसास नहीं होता, और अगली सुबह जब राहुल जल्दी ऑफिस चला जाता तो इस बात का उसने ध्यान नहीं दिया। इस बीच राहुल और सुमन के बीच में लगभग 2 महीने तक कोई खास बातचीत भी नहीं हुई थी। और इसी तरह से राहुल एक दिन अपने बॉस की तारीफ करते हुए, उनके बनाए पकवानों की तारीफ़ करते हुए उनके साथ लंच कर रहा था। वैसे भी ऑफिस के कुछ लोगों को खास चीज़ पता चल चुकी थी कि राहुल और बॉस के बीच कुछ ज़्यादा ही अलग से ही कुछ चल रहा है, जो उनका बॉस का फेवरेट बना हुआ है। अकेले में बात करते हुए बॉस ने कहा, मैं काफ़ी दिनों से अकेली हूँ, मेरा एक बेटा भी है, मेरे पति को गए हुए काफ़ी समय हो गया है। मुझे भी लगता कि काश कोई मेरा जीवन साथी होता, काश कि तुम शादीशुदा नहीं होते तो मैं तुमसे कहती कि तुम मुझसे शादी कर लो। राहुल को पता नहीं अचानक क्या हुआ। उन्होंने बॉस को देखा, उनकी आंखों में देखा और बिना कुछ सोचे अचानक ही बोलना शुरू कर दिया, अरे मेरी सुमन से शादी तो मेरी माँ ने बचपन में ही ज़बरदस्ती तय कर दी थी। मैं तो बस इस शादी को निभा रहा हूँ। पसंद तो मैं आप ही को करता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं सुमन से अलग होकर आपके साथ अपना जीवन गुजार सकता हूँ। ये सुन के लिए जैसे बॉस को एकदम चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोनिका जो बॉस थी, उन्हें जैसे ऐसा लगा जैसे मनचाहा वरदान मिल गया हो। एक अजीब सी मुस्कुराहट मोनिका के चेहरे पे आ गई। पर मोनिका ने कहा, क्या तुम सुमन को तलाक दोगे? आखिर तुमने बातों बातों में बताया ही है मुझे कि तुम्हारी माँ सुमन की माँ से वादा कर चुकी थी कि उसका जीवन भर की वो देखभाल करेंगी। अगर तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम्हारी माँ शायद सुमन के साथ ही चली जाएंगी, क्योंकि वो अपना वादा तो पूरा करेंगी ही। क्या पता तुम्हारे सुमन को प्रॉपर्टी और अपनी कमाई का, तुम्हारी कमाई का भी बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारी माँ उसे दिलवा ही देंगी, और उससे तुम्हारा तो नुकसान हो ही जाएगा। तुम उससे तलाक मत लो, उसका कुछ और ही उपाय हम लोग सोचते हैं, ऐसा मोनिका ने कहा। अब राहुल वही करता जो मोनिका उससे करने के लिए कहती, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाता। जैसे राहुल की अपनी बुद्धि, अपना दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा। जैसे जैसे उसका बॉस यानी कि मोनिका उससे बोलती, राहुल वैसा ही करता। राहुल मोनिका का लाया हुआ एक सफ़ेद रंग का पदार्थ रोज़ सुमन को रात के समय प्यार से खाने में मिला के खिलाने लग गया। सुमन इस तरह से राहुल का प्यार भरा व्यवहार देखने की वजह से सुमन को भी बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन सुमन को अंदाज़ा नहीं था कि राहुल करना क्या चाहता है। रोज़ उसे अपने हाथों से रात के समय खाना खिलाता। सुमन को इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि राहुल के मन में क्या चल रहा है। इसी तरह से दिन निकल रहे थे कि एक दिन सुमन अपने बच्चे के साथ खेल रही थी और अचानक ही बेहोश होकर गिर जाती है। राधिका वहीं मौजूद थी और वो जो देखती है उनकी बहू बिना किसी कारण के अचानक ही कैसे बेहोश हो गई, तो उन्हें वो लोगों की मदद से अस्पताल लेकर जाती है। उस समय तो राहुल अपने बॉस के साथ ऑफिस में था और लंच कर रहा था। राधिका फ़ोन करती हैं कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई है, राहुल हॉस्पिटल आ जाओ। राहुल हॉस्पिटल आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था, और उसकी बॉस को भी, वो भी साथ में ही आई हुई थी कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। राहुल हॉस्पिटल में सुमन का जब डॉक्टर चेकअप करते हैं वहाँ मौजूद था, तब डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें शायद फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन इनकी तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, शायद अब उन्हें बचाया भी नहीं जा सकता, उनके शरीर में बहुत डैमेज हुआ है। ये बात सुनकर राधिका के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दोस्त को वादा किया था कि उसके बच्चे का पूरा जीवन ख्याल रखेगी, उस बच्ची की इसी हालत हो चुकी है। उसकी आंखों के सामने वो मृत्यु के कगार पे खड़ी है और राधिका कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी सुमन को नहीं बचाया जा सका।
राधिका यह सुन के बहुत ज़्यादा टूट गई। उसकी बहू को फूड पॉइजनिंग हो गई, उसकी मृत्यु भी हो गई और उन्हें कुछ पता भी नहीं। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ खा ली? राधिका ने सोचा। सुमन तो अक्सर बाहर भी नहीं जाती थी, बाहर का खाना कुछ खा ले ऐसा भी नहीं होता, और उसे अपनी बच्ची का इतना ख्याल है कि उसकी बच्ची सिर्फ 1 साल की है, तो सुमन इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकती कि वो कुछ ऐसी चीज़ें खाए। खैर, जो होना था वो तो हो चुका था। अब राधिका ने वादा किया कि खुद से कि वो कम से कम सुमन की बच्ची का ही पूरा ख्याल रखेगी। कम से कम अपने दोस्त की बच्ची को ना बचा सकी तो उसकी अपनी नतनी और उसकी पोती को ही जीवन की रक्षा करेगी और उसका ख्याल रखेगी। इसी बीच राहुल, जो सुमन की मृत्यु के अचानक ही बाद ही कुछ समय बाद ही अपनी बॉस को लेकर घर आता है, और ये समय करीब 2 ही महीने बाद था। वह बोलता है कि वो मोनिका से शादी कर चुका है और मोनिका के साथ में करीब उसका 4 साल का एक बेटा भी था। राहुल, जो सुमन से इतना प्यार करता है, उसके जाने के सिर्फ 2 महीने के बाद भी उसने इंतजार नहीं किया और किसी लड़की से शादी कर ली जो खुद उसके ऑफिस की बॉस है। ये बात तो किसी लड़की से शादी करने की बात राधिका को बिल्कुल ही नहीं पच रही थी, और उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो ऐसी औरत है जिसके पहले से ही एक 4 साल का बच्चा है। जैसे राधिका को ये सारी बातें हजम ही नहीं हो रही थी। ऐसे कैसे कर सकता है राहुल? मुझे उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। और लेकिन राहुल तो अब इससे भी बढ़ के कुछ करने वाला था, क्योंकि वह तो एक कठपुतली बन चुका था अपने बॉस की। कुछ समय ही बीता होगा। एक दिन राधिका का गला सूख रहा था। उसने आसपास देखा कि टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास वो खाली है, नहीं है वहाँ। उन्होंने सोचा पानी रखना, लगता है आज मैं भूल गई। वैसे भी पोती को अपने पास ही सुलाती थी, क्योंकि राहुल जब से सुमन गई बच्ची से कुछ खास लगाव नहीं महसूस करता था। उसके साथ तो ज़्यादा समय नहीं बिताता था। ज़्यादातर मोनिका अपने बच्चे को लेकर राहुल के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी थी। राधिका अपने कमरे से निकली और राहुल मोनिका बात कर रहे थे, तो कुछ आवाज़ राधिका के कानों में पड़ी। तो जो वो सुना, राधिका को तो सुन के अपने कानों पे विश्वास। मोनिका कह रही थी कि वो अपने बच्चे को हॉस्टल भेजना चाहती है, उसे अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि राहुल और मोनिका के वो बीच में आ रहा है और नए जीवन के शुरुआत में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। राधिका को जो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी इंसान अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कैसी औरत है ये। राधिका को लेकिन कहीं ना कहीं राहुल और इस मोनिका के ऊपर शक होने लगा था कि सुमन की मौत भी साधारण नहीं है। उस बच्ची की इस तरह से मौत नहीं हो सकती थी। जरूर इनके मन में कुछ ना कुछ पाप छुपा हुआ है। एक दिन राधिका ने फिर से आधी रात को उन लोगों की बात सुनने का फैसला किया, और ठीक उसी समय बात सुनने का प्रयास करने का उसने सोच लिया। अब राधिका के मन में बहुत सारा शक आने लगा था, क्योंकि उनका बेटा भी ऐसा नहीं था जिस तरह की वो हरकत कर रहा था। आखिर ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे उन्होंने अपने राहुल को। उस रात राधिका ने कुछ ऐसा सुना जो सुनने के बाद राधिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राहुल को मोनिका धीरे धीरे कुछ बोल रही थी, तो ध्यान से सुना तो मोनिका बोल रही थी, तुम्हारी तो पहले से एक बेटियां है, बेटियां कभी किसी का ख्याल नहीं रखती। उल्टा जो सुमन के हिस्से का पैसा है वो भी ले जाके वो ज़रूर लेके जाएगी। सुमन तो मर गई, इस दुनिया से चली गई, क्योंकि हमने ही उसे दुनिया से भेज दिया, लेकिन ये लड़की ज़रूर तुम्हारे हिस्से का पैसा लेकर जाएगी। वैसे भी लड़की है, उसकी शादी होगी तो उसके हिस्से का खर्चा तो तुम ही करोगे। पर राधिका को ये सारी बातें सुन के भी विश्वास नहीं हो रहा था। कोई कैसी औरत हो सकती है कि एक पिता को भी उसके बच्चे के खिलाफ ही कान में भर दे। उधर राहुल का भी कोई ऐसा जवाब नहीं आता जिससे राधिका को संतोष हो कि राहुल के संस्कार नहीं मिटे हैं। लेकिन राहुल के बात किसी बात का विरोध नहीं करता, बल्कि मोनिका की हर बात में हाँ मिला रहा था। अगले ही दिन राधिका ने फिर से बातें सुनने का फैसला किया, और राधिका ने आधी रात को फिर से सुना। मोनिका कह रही है, मेरा एक ही बेटा है, वो तो तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखेगा, क्योंकि वो तो बेटा है, शादी में दहेज में मिलेगा। वैसे भी हमारे और बच्चे होंगे तो वो हमारे अपने ही होंगे, लेकिन इस लड़की, इसकी हमें क्या ज़रूरत है? इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर क्यों नहीं कर देते? राधिका को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपने गुस्से में कदम बढ़ाने से पहले लेकिन वो पूरी बात सुनना चाहती थी। लेकिन आगे जो सुना उसे उसके बाद उसके कानों पे ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघला शीशा डाल दिया हो। मोनिका ने कहा, अगर तुम इस बच्ची को अपने जीवन से बाहर करोगे तो वैसे भी तुम्हारी माँ तो इसके पीछे पीछे जाएगी, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी, और तुम्हारी माँ के ही नाम क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इससे अच्छा इसका भी कोई ऐसा उपाय करो जैसे सुमन के साथ किया गया था।
ये सुन के तो राधिका एकदम ही गुस्से में आ गई। उसने सोचा आज वो दरवाजे को ही ज़बरदस्ती खोल देगी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उससे दरवाज़ा नहीं खुला। अगले दिन राधिका अपनी बच्ची को लेके यानी अपनी पोती को लेके सो जाती है उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन कमरे में ही सोने के बाद अचानक ही उसकी आँख नहीं खुली सुबह। और जब उसने आँख खुली तो उसने देखा कि आसपास उसकी पोती नहीं है। वो थोड़ी दूर बाहर निकल के देखने गई कि शायद पोती बाहर खेल रही होगी, और कमरे से दरवाजे के बाहर चलेगी, फिर घर के दरवाजे के भी बाहर। पूरे घर को खोज लिया, लेकिन अब उसे पोती अपनी मिल ही नहीं रही थी। बाहर निकलने पे जब वो दरवाजे से बाहर निकली, अचानक ही राधिका के सामने एक पड़ोसी महिला आ जाती है। जो महिला अचानक बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका तो बेटा बहू अपनी छोटी बच्ची के साथ लेकर बाहर घूमने के लिए निकल गए, आप क्यों नहीं गई? अच्छा, शायद बुढ़ापे की वजह से, आपकी तबीयत खराब है ना। उन्होंने भी शायद ऐसा ही कुछ कहा था, और वो ऐसी बातें करके फिर चली गई। इस बार राधिका को कुछ समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर में उसे ये बात समझ में आ गया कि उसका पोती के भी जीवन अब खतरे में पड़ चुका है। अब उसकी आंखों में आंसू आने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, एक तरफ तो उसने अपनी सुमन की जान नहीं बचा पाई, अब क्या अपनी पोती को भी वो खो देने देगी? अब तो राधिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। वो चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा हो रहा था। उसे थोड़ी देर बाद इस बात का एहसास हुआ कि रात में जो उसने दूध पिया था, उस दूध में उसे कुछ ना कुछ डाल के पिला दिया गया है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ रहा है और आँख के सामने अंधेरा हो रहा है। शायद इसी वजह से सवेरे उसकी आँख नहीं खुलती, और इसी का फ़ायदा उठा के उनकी पोती को ले जाया गया है। उसे मारने की कोशिश करने वाले हैं वो राक्षस, इसका खुद का बेटा और मोनिका मिलके। अब तो राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो किसी तरह से दौड़ के कमरे में गई, लेकिन उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे बचाए अपनी पोती को। राधिका रोती हुई कमरे में गई। उनकी नज़र मंदिर में रखी माँ काली की तस्वीर पे गई। अपनी माँ काली की ओर देखते हुए माँ कहा, माँ, मैं अपनी दोस्त से वादा किया था कि मैं उसकी बच्ची का ख्याल रखूंगी, लेकिन उसकी बच्ची को तो मेरे सामने ही मार डाला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। आज उसकी बच्ची की भी बच्ची को मार देने की योजना बना रहे हैं ये दो राक्षस। मेरे ही पैदा किया हुआ ये राक्षस बेटा मैंने पैदा किया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे से उस प्यारी बच्ची का विवाह कर दूंगी, और उस तरह से मेरी दोस्त की बच्ची का जीवन इस तरह से छिन जाएगा। लेकिन आज मेरी पोती को भी खोने की नौबत आ गई है। माँ, कुछ तो करो, माँ, कुछ तो करो। और रोती हुई माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, किसी भी तरह मेरी पोती को बचा लो, मैं उसे नहीं खो सकती, मैं उसे नहीं खो सकती। इससे ज़्यादा मेरे जीवन में बुरा अब कुछ नहीं हो सकता। जो धन दौलत है, जो संपत्ति है, सब ले लो, बस मेरी पोती को बचा लो। और माँ के आगे हाथ जोड़ के रोने लगी। तभी उसकी नज़र दूर टंगी सुमन की तस्वीर पर पड़ी। सुमन की तस्वीर के पास जाके कहा, तुम कैसी माँ हो? एक माँ हो ना तुम, इस दुनिया से चली गई, लेकिन माँ तो माँ होती है। क्या तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल नहीं? आज तुम्हें अपनी बच्ची को बचाने के लिए खुद आना होगा, तुम्हें आना होगा। आ जाओ और बचा लो अपनी बच्ची को, वरना ये राक्षस लोग उसे मार देंगे। बचा लो उसे। सुमन की तस्वीर की ओर वो देख के बस रोए जा रही थी। तभी राधिका को कुछ ऐसा दिखाई दिया, शायद उसे ऐसा लगा कि यह नशे का असर है, लेकिन उसने साफ साफ देखा काली माँ की तस्वीर के आगे से एक बहुत ही तेज दीपक समान रोशनी निकली, और जैसे कोई दीपक जल रहा हो, और वो उड़ती हुई रोशनी सुमन की तस्वीर के अंदर चली गई। राधिका को एक पल के लिए वो भौचक्की रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इसी बीच उसने बुद्धि थोड़ी सी काम करने लगी, क्योंकि शायद नशे का असर कम हो गया था। उसने पुलिस को फ़ोन किया और अपने बेटे और बहू के काम जो नंबर थे वो बता दिया, और कहा कि फ़ोन के लोकेशन के आधार पर किसी भी तरह से उन्हें ढूंढिए, वरना वो लोग मेरी पोती को मार देंगे, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। पुलिस की गाड़ी जैसे ही सारी बात सुनती है, वो तुरंत उनके घर पहुंचती है और माँ जी को यानी राधिका जी को अपने साथ में ही बैठा लेती है, और पुलिस की गाड़ी उस लोकेशन पे जाने लगती है जहाँ का लोकेशन उनके फ़ोन की वजह से दिखा रहा था। बाय चांस उनका फ़ोन ऑन होने की वजह से लोकेशन भी ऑन रह गई, और पुलिस की गाड़ी उस जगह पे पहुँचने की कोशिश करने लगी जहाँ पर उन्हें दिख रहा था। वो काफ़ी जंगल से भरा हुआ एरिया था, काफ़ी घना एरिया था। राधिका को अपनी पोती को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि लोकेशन तो जंगल का दिखा रहा था, फिर इस जंगल के बीच में उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। खोजबीन जारी की जाने लगती है, लेकिन खोजबीन करते करते अंदर पहुंचने पे एक ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जिसे देख के राधिका की जैसे चीख ही निकल जाती है। उन्होंने देखा मोनिका और राहुल मिलके एक गड्ढा खोद रहे हैं, और वहाँ पे वो छोटी बच्ची बेहोश की हालत में पड़ी हुई है। शायद वो जीवित थी, पर वो लोग उसे जिंदा ही गड्ढे में दफनाने की सोच रहे थे।
ताकि उन्हें बच्ची के ना लाश मिले ना ही ये पता चल पाए कि वो कहाँ गायब हो गई और आसानी से ये लोग बच जाएं। लेकिन लोकेशन की वजह से पुलिस वहाँ पहुँचने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त जो नज़ारा देखा है, एक पल के लिए जो पुलिस वहीं पे कदम उनके थम गए, क्योंकि अचानक ही वहाँ सुमन एक विशालकाय रूप में थी और इतनी ज़्यादा क्रोधित थी, और उसे देख के राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया। उससे कहने लगा, सुमन मुझे माफ़ कर दो, गलती कर दी मैंने, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर मैं मोनिका के प्यार में अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। सुमन ने कहा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया था क्या? तुमने तो मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे मार दिया। लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हें कम सज़ा देती हूँ। लेकिन तुम तो मेरी बच्ची की भी जान लेना चाहते हो, इसके लिए मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूं? दुनिया में कोई भी माँ अपनी बच्ची का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुमने मेरी मासूम बच्ची को भी मारने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, तुम्हें किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। और अचानक ही सुमन जैसे कि अंदर गुस्से में काली माँ का एक भयानक रूप उसके अंदर ही प्रवेश कर गया हो। सुमन का चेहरा क्रोध से लाल होते ही जा रहा था और वो लाल होते होते बिल्कुल ही काला हो गया। इसके रूप को देख के राहुल और मोनिका तो वहीं ठिठक गए। सुमन जो एक काली माँ के रूप में आ गई थी, उसने एक बड़ा सा गड़ासा उठाया और वहीं एक पल में बिना देर लगाए राहुल की गर्दन ही सर से अलग कर दी। यह देखकर मोनिका वहीं गिर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुमन शायद उसे भी मार देगी, पर सुमन ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें एक एक पल दूंगी, क्योंकि तुमने तो मुझे भी मारा और मेरी बच्ची को भी मारने की कोशिश की। राहुल तो सिर्फ एक माध्यम था, लेकिन उसके किए की सज़ा मैंने एक पल में ही उसे दे दी, लेकिन अब तुम्हारे लिए जीवन का हर पल तुम्हें इस सज़ा के रूप में भुगतना ही होगा। मोनिका एकदम सामने से उसके सुमन एक साधारण लड़की का रूप धर लेती है और सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, चलो तुमने मुझे मारा था ना, चलो मुझे फिर से मार के दिखाओ, साधारण रूप में हूँ मैं, मुझे मारो। मोनिका लेकिन इतनी डर गई थी, वो ज़ोर ज़ोर से पुलिस वालों को ही देख कर चीखने लगी, क्यों नहीं पकड़ लेते इसे, इसने मार दिया राहुल को, जान से मार दिया, पकड़ क्यों नहीं लेते। इस पर पुलिस वाले ने जो मोनिका के वहाँ से चिल्लाने पे कहा, पुलिस वाले ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई कानून बना ही नहीं जो किसी आत्मा को उसकी हत्या करने के लिए सज़ा दे सके। तुम लोगों ने तो वैसे भी इतने गंदी करतूत की है, तो तुम लोगों को तो सज़ा मिलेगी ही। पर इतना कहते कहते ही सुमन वहाँ से जैसे गायब हो गई और मोनिका को पुलिस वहाँ से उठा लेती है। राधिका अपनी प्यारी पोती को उठा के अपने घर चली जाती है। पुलिस वालों की मदद से राधिका अपने घर आती है। राहुल की मौत का तो उन्हें बहुत दुख था, लेकिन कम से कम अपनी पोती के बच जाने की संतुष्टि थी। राहुल जैसे कुसंस्कारी राक्षस औलाद को खोने के बाद राधिका के मन में कोई संताप उत्पन्न नहीं हो रहा था, बस एक दुख था कि अपनी कोख जनी औलाद को उन्होंने खो दिया था। लेकिन उधर मोनिका ने अपनी करतूतों के बारे में पुलिस को बताया, किस तरह से उसने राहुल को ब्रेन वॉश करके खिला पिला के जानबूझ के सुमन के खिलाफ भड़काया था। मोनिका अपने कबूलनामे में ये भी बताती है कि कैसे उसको शादीशुदा जीवन में धन दौलत पैसे सब कुछ चाहिए था, पर उसे बच्चों से कोई लगाव नहीं था, उसे परिवार के कोई सदस्य से कोई प्रेम नहीं था। उसके जीवन में सिर्फ अय्याशी करना ही उसके जीवन का उद्देश्य था, इसलिए उसके लिए जो कुछ करना पड़ता वो करती। इसी लालच में उसने राहुल को फंसाया था और उसकी पत्नी को धीमा जहर दिलवा के उसके जान से मरवा दिया। इस बात को पुलिस वालों के सामने उसने कबूल किया और सोचा कि पहले खुद के बच्चे को किनारे करेंगे और फिर सुमन के बच्चे को जान से मारने का प्लान बनाया। लेकिन उस प्लान के बारे में वो असफल रही और फिर आज अपने करतूतों के लिए वो जेल जाने के लिए तैयार थी। मोनिका के ही क्रूर स्वभाव के चलते मोनिका ने यह बताया कि उसके लालची और क्रूर स्वभाव के चलते उसके बच्चों के प्रति जो न कोई लगाव थी, बल्कि बच्चों के प्रति भी वो क्रूरता ही दिखाती थी। इसी वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, ना कि उसकी मृत्यु हुई थी और वो उसके जीवन से दूर चला गया था। एक दो बार मोनिका ने उसे मना के वापस लाने की कोशिश की, पर उसका क्रूर स्वभाव उसके बीच में आता था। जब वो बेटे को लेकिन वो दूर करने की कोशिश करता, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसने इसके लिए कोशिश भी की कि वो मोनिका से उसके बेटे को दूर रखे, लेकिन नहीं कर सकने के चलते और इसी बीच राहुल से वो शादी कर लेती है। लेकिन राहुल को भी उसने अपनी ही तरह क्रूर स्वभाव का मला दिया था और इसी तरह से वो क्रूर व्यवहार करने लग गया था। पुलिस वालों को जब ये सारी बातें सुनी तो उसे बहुत ज़्यादा उन्हें भी गुस्सा आया और उसकी करतूतों के लिए उसे जेल भिजवाया, जहाँ पे उसे राहुल की भी हत्या का इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि राहुल को तो एक आत्मा ने मारा, इसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन मोनिका वहाँ मौजूद थी और राहुल के आसपास ही थी। इस बात का पूरा सबूत था कि मोनिका ने ही राहुल को मारा हो। जानबूझ के ये बात कोर्ट में पुलिस वालों ने साबित की, क्योंकि उसकी करतूतें सुनने के बाद पुलिस वालों को भी उससे कोई खास सहानुभूति नहीं थी, बल्कि उसे उसके किए की सज़ा मिले इस बात की
उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन मोनिका के जेल जाने के बाद भी उसे सुमन की आत्मा हर रोज़ दिखाई देती। वह पागलों की तरह चीखती चिल्लाती, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। सुमन की आत्मा हर पल उसे उसकी करतूतों की याद दिलाते रहती थी और उसके जीवन के हर सेकंड को अपने आप सजा के रूप में भुगता रही थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन करने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।